नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, शानदार होंगे आप लोग। इंतजार होगा आप लोगों को इस समय का, क्योंकि ये समय आप लोगों को बेहतरीन बनाने के लिए समय है। साइंस के मुश्किलों को आसान करने वाला समय है। और अभी से ही लगे रहिए, अभी से ही जुड़े रहिए, ताकि आगे चलकर सारी चीजें आसान होते चली जाए। और सही जब बात है कि हम लोग हर एक चीज को आसान करते चले जा रहे हैं। कल से आप लोग का एनसीईआरटी का एक एक लाइन वाइज लाइन मैं बतलाऊंगा, लेकिन उस लाइन पर कम ध्यान देना है और मैं जो एक्स्ट्रा बातें लिखूंगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो है ना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है। तो उस हिडन चीज़ को हम आपके सामने लाएंगे, जहां से क्वेश्चन का कलेक्शन किया जाता है, क्वेश्चन को एकत्र किया जाता है, क्वेश्चन को संग्रहित किया जाता है। तो मैं इस तरह से आप लोग को कल से एनसीईआरटी की भी बैच को पढ़ाऊंगा। लीजिए सर, क्या है जरा एक बार देख लीजिएगा। पहला सवाल का जवाब आप लोगों के पास पड़ चुका है और क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, मैच कीजिए, इसको मैचिंग में लाना है। तो ये मैचिंग लाना है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है ना, यूनिट एंड डायमेंशन का है। तो ये देखिए, जूल किसका मात्रक है? तो कहिएगा कार्य का भी मात्रक होती है। कार्य का मात्रक ऊर्जा का मात्रक होती है। कौन? कार्य का ऊर्जा का मात्रक होती है जूल। कह देंगे कार्य हो गया, चाहे आपका ऊर्जा हो गया, कोई भी ऊर्जा हो गया, इसका मात्रक क्या होती है? SI यूनिट इसका क्या हो गया? तो कहिएगा इसका SI मात्रक जूल होती है ना। एम्पियर किसका मात्रक होती है? तो कहिएगा जूल नहीं रहेगा तो न्यूटन गुने मीटर कर दीजिएगा, न्यूटन गुने मीटर कर दीजिएगा। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक होती है। तो एक बात बताइएगा, जूल का मुलाकात 3 नंबर से करवा दीजिएगा। यहाँ एम्पियर किसका मात्रक है? तो कहिएगा विद्युत धारा का मात्रक है, इसकी मुलाकात 1 नंबर से करवा दीजिएगा। वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है। यहाँ पर ये बताइए सामर्थ्य का मात्रक है, इसको पावर लिख दीजिएगा। इंग्लिश वाला गलत है, सामर्थ्य का मतलब पावर होती है। सामर्थ्य माने क्या होती है? पावर होती है। ये हमारा पावर की यूनिट हो गया, ठीक है। हाँ, पावर की यूनिट है। तो ये जवाब दे दीजिए, इसकी मुलाकात हम लोग 2 से कर दे रहे हैं। और ये वोल्ट किसका है? विभवांतर का है या विभव का है, इसकी मुलाकात हम लोग 4 से कर देते हैं। और कैलोरी किसका है? तो उष्मा का होती है, इसकी मुलाकात 5 से कर देते हैं। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 हमारे प्रश्न का 1 नंबर आंसर आ गया। लेकिन इससे भी पहली बात आपको हम ये बता रहे हैं, उष्मा की बात करते हैं। उष्मा की बात करते हैं तो उष्मा का SI मात्रक जो होती है, SI मात्रक क्या होती है? ये हमारा SI मात्रक जूल होती है। लेकिन इसका प्रायोगिक मात्रक पूछा जाएगा कि प्रैक्टिकल यूनिट को क्या होती है? प्रायोगिक इकाई जो होती है इसका कैलोरी होती है। क्या होती है? कैलोरी होती है। ये भी बातें याद रखिएगा, 1 कैलोरी बराबर होती है 4.186 जूल होती है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होती है। और 1 जूल बराबर होती है 0.24 कैलोरी। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। जो बातें इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पर VVI लिख दे रहा हूँ। समझ गए बात ना? तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये सारी बातें आपकी बन गई होगी। और मैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन हो गया, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन हो गया आपका, चाहे आप देखिएगा हेयर ड्रायर हो गया,
ये सब का सब अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है, वह बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगती है। तो बताइएगा, एक होता है अभिकेंद्री बल और एक होती है अपकेंद्री बल होती है। तो बताइए वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होती है? अपकेंद्र सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल, देखिए अपकेंद्रन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि याद रखेंगे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया आपका दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन हो गया, क्रीम निकालने वाली मशीन हो गया, चाहे आप लोग कह दीजिएगा यहाँ पर आपका बाल सुखाने वाली मशीन हो गया, हेयर ड्रायर हो गया इत्यादि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये वर्क करती है, इसके सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए बातें क्लियर हो गया ना, कार्य करती है। चलिए ये बातें मैं 100% क्लियर कर दिया हूं। अब एक बात बताइएगा, अपोहन कह रहा है डायलिसिस के सिद्धांत पर, नहीं, तो ये बताइएगा अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है, सही जवाब है। और ये जो अपकेंद्री बल होती है एक छदम बल होती है। ये जो अपकेंद्री बल है ना, अपकेंद्री बल जो होती है, जो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है, ये अपकेंद्रीय बल जो होती है एक प्रकार का ये हमारा होती है छदम बल। कौन बल होती है? छदम बल होती है। इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो फोर्स कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं, छदम बल कहा जाता है इसको। हाँ, किडनी खराब होने पर डायलिसिस होती है, डायलिसिस अपोहन सिद्धांत पर काम करती है। हाँ, ये बताइए रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम लोग कहते हैं पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, पानी का शुद्धिकरण होती है। कौन? आरओ का वाटर पीते हैं ना, आरओ का पानी पीते हैं ना, तो हाँ वहां पर हम लोग उत्क्रम परासरण होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। तो चलिए आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। एक होती है अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर बल काम करती है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अगर किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो वस्तु को वृत्तीय गति बनाए रखने वाली बल को ही कौन बल कहा जाता है? उसी को हम लोग कहते हैं आपका अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। नाम क्या है उसका? कह दीजिएगा, उसका नाम हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर काम करती है। लीजिए ये अगला सवाल का जवाब दे दीजिए, सब क्वेश्चन मिलेगा, जितना मैं बता रहा हूं ना वो सब का सब क्वेश्चन मिलेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती, उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता? वह होता, सुनिए अच्छा सवाल है, कह रहा है यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ, केंद्र की ओर लगने वाले बल को, हाँ सही तो जवाब है, केंद्र की ओर जो बल लगेगा अभिकेंद्रीय, जो केंद्र से बाहर की ओर लगेगा अपकेंद्रीय बल काम करेगा। तो लीजिए सर, यहाँ करें कि यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती, माने कि पहले के अपेक्षा अगर दूरी को दुगना कर दिया जाए तो बल का मान जो है अब आपका ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का मान है, आपका दूरी को दुगना कर देने से आपका ये जो खिंचाव बल का मान है 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र होती है F बराबर G m1 इंटू m2 बटा क्या होती है r²। तो ये बता दीजिएगा यहाँ पर F में और R में कैसा संबंध है? ऐसा संबंध हो गया इस तरह का। तो एक बात बता दीजिए, प्रश्न से आ जाइएगा, तो F डैश बराबर हो जाएगा 1/2 गुनी हो जाती है, तो 2 का स्क्वायर बराबर 1/4 गुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। यही हमारे प्रश्न का जवाब बन गया। बना कि नहीं बना?
अब जितना है उसका दुगुना नहीं, दुगुना नहीं होगा। दुगुना कब होगा? जब उसको √2 गुना कर दिया जाएगा तब। बात समझ रहे हैं ना? माने कि ये हमारा है कि दूरी के साथ इसका संबंध उल्टा होती है। कभी कभी आप लोगों से ना आर और एफ के बीच में संबंध पूछेगा तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगी? ये दोनों को एक साथ ला दीजिएगा, दोनों को एक साथ ला दीजिएगा, यहां से आर निकालिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगी? तो 1/√f हो जाएगी। अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा 1/4 गुना। सी नंबर ऑप्शन सही है। सब लोगों का बन गया ना सी नंबर? हाँ, सी नंबर। आराम से पढ़िए, आप लोग आराम से पढ़िए, समय आपके पास पर्याप्त है। मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक आपको जाना है। जितना आप लोग लोड लीजिएगा ना उतना हम लोड देंगे सर, उतना लोड देंगे आपको हम, ठीक है? लीजिए एक बात बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण बल आपसे हम पूछेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या माध्यम पर निर्भर करती है? गुरुत्वाकर्षण बल ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होती है, हम 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, हमको भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि भाई आप लोगों को वो लाइनें क्यों छोड़ दें। गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है ना, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। ये कह दीजिएगा ऑलवेज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होती है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। कहिएगा माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है, माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। चलिए बातें क्लियर हो गई, माध्यम डिपेंडेंट बल नहीं है। चलिए हो गया यहाँ पर ना, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब अगले नंबर पर आते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है। तो लो भाई ये बता दीजिए आप लोग, तो जरा इसका जवाब आप लोग फटाफट दे दीजिए, तब हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई आप लोग पढ़े हैं। ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन भी है और आपका साइंस का भी क्वेश्चन है, दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पर है, दोनों तरह के क्वेश्चन है ना। हाँ, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन भी है आपका और यहाँ पर साइंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, जवाब दे दीजिए फटाफट। तो आप लोग जरा सा यहाँ जवाब दे दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। तो कितना होने वाली है आंसर आपके यहाँ पर? चलिए भाई बता दीजिए फटाफट आप लोग। तो क्या आने वाली है आंसर इसका? नहीं बना? अब बताइएगा, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो वायुमंडलीय दाब होती है बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को क्या चीज द्वारा? तो कहिएगा बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग, तो कहिएगा कि आपका देखिए वायु दाब मापी की रीडिंग बैरोमीटर इज, हाँ ये बताइएगा बैरोमीटर के पाठ्यांक का, मेरी बात समझ लेंगे, मौसम संबंधी जानकारी में, मौसम संबंधी जानकारी में अगर पूछ दिया जाए तो कहिएगा आपका बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक, बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक नीचे गिर जाना, अचानक नीचे गिर जाना आंधी तूफान का संकेत देता है, आंधी तूफान का संकेत देता है तथा नीचे धीरे धीरे नीचे गिरना, तथा धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा का संकेत देता है, वर्षा का संकेत देता है। चलिए बातें हो गई यहाँ पर। और ये बता दीजिएगा बैरोमीटर के पाठ्यांक का रीडिंग का अचानक या धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक या
अचानक या धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना मौसम साफ होने का संकेत देता है। मौसम साफ होने का संकेत देता है, सिंबल देता है, संकेत देता है। चलिए ये बातें तो आप समझ ही गए क्या होने वाली है। तो बताइएगा बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट कह रहा है, अचानक, तो कहिएगा अचानक नीचे गिर जाना आंधी तूफान का संकेत देता है। स्थिर शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, नहीं धीरे धीरे नीचे गिरना, कहिएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे नीचे गिरने पर, नीचे गिरने पर वर्षा ये देती है। ठंडा होगा, आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, कहिएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ई नंबर ऑप्शन सही है, ई नंबर यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये देखिए एक दिन और आपको हम बताए थे ये सवाल, याद कीजिए आप लोग को ये सवाल हम बताए थे, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो वो भी ठीक है। एक दिन और आप लोगों को हम बताए थे ये सवाल। देखिए भाई सवाल क्या बताए थे कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो क्या घटित होगा हम जो बतला रहे हैं पहले सीख जाइए, उसके बाद आंसर देख लीजिएगा। कहा जाएगा कि साबुन के बुलबुला के अंदर का दाब, देखिए साबुन के बुलबुला के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होती है, कितना ज्यादा होती है, हाँ कितना ज्यादा होती है। हम जितनी बातें आपको बताए हैं ना किसी मोड़ पर आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन और कहीं ना कहीं सेट में भी क्वेश्चन वो मिलेगी, ठीक ना। हाँ तो देखिए साबुन के बुलबुला के अंदर, साबुन के बुलबुला के अंदर, बुलबुला के अंदर, साबुन के बुलबुला के अंदर एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे तो कितना होती है। एक्सेस प्रेशर जो होती है P बराबर होती है 40/R के, 40/R के होती है। तो एक बात समझ लीजिए आप लोग, 40/R हो गया तो P में और R में कैसा संबंध है, तो उल्टा संबंध है। R बराबर हो गया बुलबुला की त्रिज्या, बुलबुला की त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। बातें समझ गए ना। एक बात बता दीजिए, हमें बुलबुला की त्रिज्या है और हम एगो छोटा सा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए चित्र देकर। लीजिए सर, एगो हो गया हमारा ये बुलबुला और एगो हमारा हो गया छोटा बुलबुला, ठीक है। तो लीजिए भाई बुलबुला वो बुलबुला, चलिए हो गया, यहाँ पर नली से जोड़ दो। लीजिए भाई नली से हमने जोड़ दिया बुलबुला को। अब ये देखिएगा इसकी त्रिज्या हो गया कितना, ये R1 हो गया और इसकी त्रिज्या भाई मेरे क्या हो गया, R2 हो गया। तब बताइए R1 जब है ये बुलबुला है तो एक बात बताइएगा, जब त्रिज्या ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो बताइए ये त्रिज्या ज्यादा तो प्रेशर कम होगा, तो इसके अंदर दाब एक्सेस प्रेशर बताइए क्या हो गया इसमें, तो कहिएगा एक्सेस प्रेशर अंदर में, कहिएगा एक्सेस प्रेशर, इसमें प्रेशर कितना हो गया, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर, प्रेशर, तो कहिएगा इसमें एक्सेस प्रेशर हो गया P1 और इसमें एक्सेस प्रेशर हो गया क्या हमारा P2। तो अब बताइएगा जब ये त्रिज्या ज्यादा है तो ये प्रेशर कम होगा और इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, तो कहिएगा P2 ग्रेटर देन P1 है ना, P2 ग्रेटर देन P1। तो बताइएगा हवा किधर से किधर जाएगा, तो कहिएगा इधर से इधर आएगा। तो ये कह दीजिएगा हवा का प्रवाह, हवा का क्या होती है, प्रवाह होती है। क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है इसमें तो हवा छोटा में से बड़ा में जाएगा, तो छोटा का आकार और छोटा होगा और बड़ा का आकार और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हवा छोटा से बड़ा में जा रहा है। तो छोटा दोनों बुलबुला का आकार वही रहेगा, गलत। छोटा बुलबुला और छोटा तो वह बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। सही जवाब हो गया, एकदम हो गया। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा, गलत हो गया। ये बताइए हमारे प्रश्न का सही जवाब B नंबर हो गया। अच्छा सवाल था, द बेस्ट सवाल था ये, ठीक है। हाँ लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
अगला सवाल है कि ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्णा का अनुभव होती है। आर्द्र उष्णा माने ह्यूमिड हीट का अनुभव होती है ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होती है। तो देखिए ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्णा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होती है आपका अपक होती है, तीक्ष्ण होता है, झुलसने वाला होता है। तो कहिएगा कि ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्णा का अनुभव तब होता है जब कह दीजिएगा मौसम बताइए मौसम आपका उमस भरा होता है। उमस भरा तो उमस ज्यादा कब होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, तब उमस ज्यादा होगा जब जब उमस ज्यादा होता है तो हमारे बॉडी से निकला हुआ पसीना भी सूखता नहीं है, चिपचिपाहट टाइप की होती है। तो वही बात हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, यही बात हम लोग यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहिएगा कि ग्रीष्म काल, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव आपका तब होता है अनुभव तब होता है जब मौसम बताइएगा, जब मौसम उमस भरा होता है। उमस भरा होता है, सही जवाब हो गया। उमस भरा होता है, जब मौसम उमस भरा होता है। क्लियर बातें हो गई ना? हाँ सर क्लियर बातें तो हो गई यहाँ पर। तो लीजिए भाई यहाँ पर सही जवाब कौन होने वाली है? तापमान के साथ हवा में नमी की अधिक आपका नमी भी अधिक होती है। उच्च तापमान के साथ हवा में नमी भी अधिक होती है, जिससे हवा चिपचिपी और घुटन भरी महसूस होती है, ठीक ना। तो ग्रीष्म काल में वो जब मौसम उमस भरा होता है तो कहिएगा इसमें कोई है? तो कहिएगा नहीं सर इसमें कोई नहीं है, इसलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब ई नंबर आ जाएगा। क्या नंबर आ जाएगा? ई नंबर आएगा। हाँ एकदम ई नंबर हमारे प्रश्न 6 नंबर का कहीं जवाब आ गया, तो ई नंबर आ गया। चलिए 7 नंबर का जवाब दे दीजिए आप लोग, 7 नंबर का जवाब दे दीजिए, तो फटाफट जवाब दे दीजिए। तो 6 का तो ई हो ही गया, 7 का जवाब आप लोग दे दीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से किस एक की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? मतलब कि रात्रि दृष्टि उपकरण में, मतलब कि कुहासों में फोटोग्राफी लेने के लिए, चाहे रात्रि में किसी चीज को देखने के लिए। क्योंकि देखिए कुहासों में फोटोग्राफी लेने के लिए हम लोग अवरक्त तरंग का प्रयोग करेंगे, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये तरंग जो होती है कुहासों में छितराता नहीं है, कुहासा को फाड़ कर आगे जाता है। इसलिए कुहासों में फोटोग्राफी लेने के लिए रात्रि आपका दृष्टि के लिए हम लोग अवरक्त तरंग का प्रयोग करेंगे। कौन हो गया? अवरक्त तरंग का। रेडियो तरंग का यूज करेंगे कहाँ पर? रेडियो टीवी के संचरण में किया जाता है, संचरण में किया जाता है। अगर रेडियो तरंग अगर हमारा राडार में नहीं रहेगा तो राडार में भी हम लोग इसका तो सूक्ष्म तरंग का यूज कहाँ किया जाता है? तो कहिएगा माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में चाहे आपका उपग्रह संचार में भी किया जाता है। उपग्रह संचार में आपका यहाँ पर हम लोग राडार में भी करते हैं इसका यूज, RADAR। अगर ये नहीं रहेगा तो राडार में आप रेडियो तरंग मार सकते हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो रेडियो तरंग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताइएगा कुहासों में फोटोग्राफी लेने के लिए रात्रि दृष्टि उपकरण में, कहिएगा रात्रि दृष्टि रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। कुहासों में फोटोग्राफी लेने के लिए
तो ये सब का सब हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग में आती है। ये सही जवाब हमारा औरक्त तरंग हो गया ना, हाँ औरक्त तरंग। लीजिए अगला नंबर पर आते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होती है? ध्वनि का कह रहा है, प्रकाश का नहीं कह रहा है, कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ध्वनि का वेग की बात करेंगे, ध्वनि की चाल की बात करेंगे, तो ध्वनि की चाल जो होती है ना, कहिएगा सबसे ज्यादा ठोसों में होती है, उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम जो होती है वो गैस में होती है। अब ये बातें तो समझ गए, सबसे ज्यादा हमारा कहाँ पर? ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में होती है। एक बात बताइएगा, निर्वात में, निर्वात कहिएगा चाहे वैक्यूम कह दीजिएगा, वैक्यूम या शून्य भी कह सकते हैं इसको। शून्य में ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल पूछ दिया जाए तो ये कह दीजिएगा 0 मीटर पर सेकेंड होती है, 0 मीटर पर सेकेंड होती है। शून्य में ध्वनि की चाल बराबर 0 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना हमारा? 0 मीटर पर सेकेंड होती है। एक बात बताइएगा, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज्यादा होती है ना प्रकाश की चाल, और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। एक बात बताइएगा, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यहाँ पर ये भी लिख दे रहे हैं। ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल होती है, चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होती है टेम्परेचर का, परम ताप का। टी माने परम ताप हो गया, टी बराबर हो गया परम ताप हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। जरा हम देख लेते हैं, इतना ही में काहे लगी। बाकी हम जो बैचेज शुरू करेंगे ना, तो बैचेज में पूरी इतिहास लिखूंगा, मैं पूरी कहानी लिखूंगा, ऐसी कहानी लिखूंगा कि उस कहानी से बाहर कोई कहानी नहीं रहेगी। मेरी कहानी सबसे लंबी कहानी रहेगी। लीजिए, निर्वात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। निर्वात में तो भाई शून्य होती है, वायु में, जल में। तो जब यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा कहाँ पर, तो ये तीनों में ऑप्शन में बताइएगा तो कहाँ हो जाएगी? तो कहिएगा उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, तो कहिएगा जल में यहाँ पर सबसे ज्यादा। जब ठोस नहीं दिया है तो आप जल मार सकते हैं, जल को आप दे सकते हैं, जल को आप ऑप्शन में ले सकते हैं। आप लोग बातें समझ गए ना? हाँ, तो कौन होने वाली है आंसर आपका? 8वां का कौन नंबर हो गया? लिखिए भाई, अधिकतम होती है, ये मेंशन किया हुआ इसमें, ध्वनि का वेग अधिकतम होती है। सबसे पहली बातें तो समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर आयोग का आंसर क्या है? कह रहे कि निर्वात में, वायु में, जल में। तो निर्वात में, वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। अगर ये तीनों में तुलना कीजिएगा कि तीनों में से किस में ज्यादा होगा, तब इसका आंसर क्या होगा? तो कहिएगा कि जल में, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा सबसे ज्यादा ठोस में होती है ध्वनि की चाल, सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। अधिकतम निम्न में किस में अधिकतम होगा? निम्न में अधिक किस में अधिकतम होगा? तो निर्वात ऐसे रहता। तो यहाँ देखिए ध्वनि की चाल हमारा, अगर ये दोनों में पूछा जाए तो कहिएगा, ये दोनों में पूछा जाए तो कहिएगा जल ग्रेटर देन वायु, जल ग्रेटर देन वायु। अगर ये दोनों में पूछा जाए किस में ज्यादा होती है, जल में कि वायु में, तो कहिएगा कि जल में ज्यादा होता है किसके अपेक्षा? वायु के अपेक्षा। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाली है? आप लोग क्या मारिएगा? ई मारिएगा कि बी? तो हम आपको सिखा रहे हैं, सीखिएगा आप लोग, ठीक ना। आयोग का आंसर क्या है वो अब निर्भर करता है आयोग पर। अगर यहाँ पर निर्वात में तो 0 हो गया, निर्वात में तो हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ वायु और जल में पूछा जाए तो जल में ज्यादा होगा, लेकिन कह रहा है कि वायु का वेग अधिकतम होगा। तो कहिएगा उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं सर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तब कर दीजिएगा ई नंबर। अगर यहाँ से सोचिएगा तब, यहाँ से अगर सोच रहे हैं आप तब, ठीक ना। हाँ, बातें समझ रहे ना? हाँ, एकदम सही बातें हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आपको हम क्वेश्चन थोड़े बनवा रहे हैं, आपको हम सिखा रहे हैं कि कैसे सीखना है, कैसे अटैक करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हमारा। ये लीजिए 6 to 8 and 9 10th आपका बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 साइंस की डिटेल्स डिस्कशन आपका होगा 20
लीजिए, अनुमति योग शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन भी करना है। कह रहा है ना कि बताइए, ध्वनि की तीव्रता स्तर बेल या डेसिबल में मापी जाती है। पहली बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्वनि की तीव्रता स्तर, लोग नहीं कहता है कि थोड़ा तेज बोलिए ना, थोड़ा साउंड तेज, अपना आयाम बढ़ाइए, साउंड का आयाम बढ़ाइए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ध्वनि की तीव्रता स्तर, ध्वनि की तीव्रता स्तर बेल या डेसिबल में, बेल या डेसिबल में, डेसिबल में, डीबी में, बेल या डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता स्तर बेल या डेसिबल में मापी जाती है, मेजरमेंट की जाती है, मापी जाती है। और एक बात बता दीजिएगा, एक बेल बराबर होती है, एक बेल बराबर होती है 10 डेसिबल, एक बेल में 10 डेसिबल, और इसे ऑडियोमीटर द्वारा मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता स्तर बेल या डेसिबल में व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, बेल या डेसिबल में व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, और इसे ऑडियोमीटर द्वारा मापी जाती है। यहाँ पर व्यक्त की जाती है एवं इसे ऑडियोमीटर द्वारा मापी जाती है। कौन मीटर द्वारा? तो ये बताइएगा, आवासीय क्षेत्र में, अगर आप आवासीय क्षेत्र में रह रहे हैं, रेसिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, तो क्या वहां पर जाकर एगो आता है, लोग गाड़ी में भेंपू लेखा लगाता है। अरे भाई, बाइक में इतना तेज हॉर्न बजाएगा कि कान फट जाता है। चाहे आप लोग देखे होंगे टाउन में, आप लोग दशहरा पूजा में, तो एगो आता है भेंपू, एक बैंग इतना जोर से आपके पास जाकर सीटी देता है कि भाई कान लगता है कि फट गया। तो बताइए, वो नहीं ना है। अगर मोहल्ला में जाकर रात में ये बजाइएगा तो आप पिटाइए ना, है कुटाइएगा, आप कुटा जाइएगा। तो बताइएगा, साधारण बातचीत की बात करते हैं। सुनिए, साधारण, हम यहाँ से समझा रहे हैं, साधारण बातचीत की बात करते हैं। साधारण बातचीत, तो साधारण बातचीत अगर हम लोग करते हैं, जैसे हम आपसे साधारण बातचीत करते हैं, सिर्फ ये ही ना हमारा है, ये जो है हमारा आयाम को बढ़ा देता है, आयाम को ये बढ़ा देती है। तो साधारण बातचीत में देखिएगा 40 से 60 डेसिबल, 40 से 60 डेसिबल होती है। सामान्य श्वसन, कहिएगा सामान्य श्वसन की बात करते हैं तो कहिएगा ये होती है 20 डेसिबल होती है। यानी कि कितना हमारा, तो 10 डेसिबल कर दीजिएगा। सामान्य श्वसन 10 डेसिबल होती है। अगर कोई आदमी सांस लेता है ना तो खड़खड़ाता है, तो उसका तो भाई थोड़ा बढ़ जाएगा ना। अब ऐसे ही आप लोगों को बताना है आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, शांत क्षेत्र में तो क्या बोलिएगा, शांत क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र से कम रहेगा, तो शांत क्षेत्र के लिए हमारा 1 नंबर हो गया, आवासीय क्षेत्र के लिए हमारा 2 नंबर हो गया, और औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा होती है ना, इसमें 4 हो गया, क्योंकि भाई वहाँ फैक्ट्री उक्ट्री है, मशीन उशीन चल रहा है। और व्यापारिक क्षेत्र में ज़्यादा वहाँ पर मोल जोल करेगा, हाँ भाई ये कैसे केजी है, थोड़ा 2-4 आदमी 10 आदमी वहाँ पर व्यापार करने के लिए जाएगा तो हल्ला गुल्ला करता है ना थोड़ा, तो थोड़ा सा आपका औद्योगिक क्षेत्र में हमारा ये, आपका व्यापारिक क्षेत्र में हमारा 3 नंबर हो गया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन नंबर हो गया? C नंबर ऑप्शन सही हो गया ना। और जो बातें हम लिखे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, लीजिए अगला नंबर है माइका। क्या है? माइक नहीं है भाई, माइका होना चाहिए यार, माइका गलत है। यहाँ पर देखिए माइका लिखा हुआ है, माइका, इसको हटा दीजिए। हमारा काम है सुधार करना भी ना, हम भाई सुधारक भी हैं ना, पढ़ाने के साथ साथ सुधार भी करेंगे ना। माइका MICA, माइका की बात किया जा रहा है। व्हाट डू मीन बाय माइका? तो कहिएगा माइका जो होती है ना, जिसको अभ्रक कहा जाता है, हम आपको एगो जीता जागता जिंदा एग्जाम्पल बता रहे हैं। आप लोग इलेक्ट्रिक आयरन का नाम सुने हैं ना, इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम का तार लपेटा जाता है। किसका तार? नाइक्रोम का तार होती है। और वो नाइक्रोम का तार जो होती है ना, अभ्रक की
पट्टी पर ही लपेटा जाता है, अभ्रक की बेस पर ही लपेटा जाता है और वो नाइक्रोम का तार गर्म होता है तो वो गर्मी उष्मा जो है ना वो माइका एब्जॉर्ब करती है। माइका क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है उष्मा और नीचे वाले आपका लोहा को देती है, तो लोहा क्या होता है? गर्म हो जाती है। लोहा क्या होती है? तो कहिएगा लोहा सर जी गर्म हो जाती है, जिससे हम लोग कपड़ों पर प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं। ठीक है, हाँ। तो एक बात बताइए माइका के बारे में है, तो माइका जो है ना जब हम लोग प्रेस करते हैं उसको छूते हैं तो गर्मी पता चलता है कि करंटो आता है, करंट नहीं ना आता है। इसका मतलब कि माइका जो है विद्युत का कुचालक है और उष्मा का सुचालक है। कहिएगा माइका जो है ना, कहिएगा विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक तथा उष्मा का सुचालक होता है, तथा उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है। चलिए बातें क्लियर हो गई सर। माइका जो होती है विद्युत का कुचालक तथा उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, उष्मा और गलत हो गया तो कहिएगा कुचालक तो सर जी हमारा किसका होता है? विद्युत का। उष्मा और विद्युत दोनों का चालक, ये भी गलत हो गया। उष्मा का कुचालक, उष्मा का कुचालक कह रहा है, गलत हो गया यहाँ पर है हमारा। और विद्युत का चालक गलत हो गया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कहिएगा नहीं सर कोई नहीं है इसका, कोई नहीं है इसका। ठीक है, हाँ। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए, सेविंग करने के लिए, तो ये आप लोग सिंपल सैलून में जाकर जो सेविंग कर लेते हैं वो नहीं, सेविंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बताइए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। कौन दर्पण का? हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग अवतल दर्पण के बारे में यहाँ पर बता दीजिए, आप लोग यहाँ पर प्यार से देखिए, समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे कि हमारा ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। तो एक बात बताइएगा, इसके सामने में हम लोग अलग अलग जगहों पर, जैसे कि यहाँ P हो गया, यहाँ पर हमारा F हो गया, यहाँ पर हमारा C हो गया। तो अगर हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जब हम लोग वस्तु को दोनों के बीच में रख देते हैं, OA बराबर वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना, ये हमारा इसका प्रतिबिंब जो बनती है, इसका प्रतिबिंब जो होती है दर्पण के पीछे बनती है, काल्पनिक सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा बनती है। इसी कंडीशन का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। तो हमारे चेहरा को फोकस दूरी के अंदर रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, आपका काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। तो छोटा छोटा बाल जो है बड़ा बड़ा बाल दिखाई देता है, आराम से शेविंग कर लिया जाता है। समझ गए ना? तो ये बताइएगा, इसका उपयोग तो खैर अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि हमारा ENT डॉक्टर द्वारा भी किया जाता है, डॉक्टर द्वारा, चाहे आपका हजामती दर्पण के रूप में, चाहे आप लोग देखिएगा सौर भट्ठी में भी किया जाता है, सौर भट्ठी में भी किया जाता है, सौर भट्ठी में, सोलर कुकर में भी कह सकते हैं, सौर भट्ठी में किया जाता है। सोलर कुकरे लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा, कहिएगा सौर कुकर में भी किया जाता है, सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी किया जाता है। चाहे आप लोग यहाँ पर कहिएगा गाड़ियों के हेडलाइट में, हेडलाइट गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के अग्रदीप हेडलाइट में भी किया जाता है, हेडलाइट में भी किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? पेरिस्कोप में किया जाता है। कहाँ पर? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, स्कोप, परिदर्शी में, पेरिस्कोप, परिदर्शी में किया जाता है, पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में, परिदर्शी में किया जाता है। चाहे आपका और परिदर्शी का उपयोग कहाँ जी किया जाता है? तब पनडुब्बी में अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, के रूप में,
वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो बताइए, प्रश्न का जवाब तो बन गया आपका। ये है, लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। उत्तल लेंस के फोकस की प्रकृति क्या होती है? सुनिए, उत्तल लेंस कह रहा है, अवतल लेंस नहीं है, यहाँ पर उत्तल लेंस है। तो बता दीजिएगा, ये हमारा उत्तल लेंस है। यहाँ प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ F1 हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया? तो कहिएगा 2F1 हो गया। यहाँ पर हमारा F2 हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 2F2 हो गया। इसका फोकस दूरी जो होती है प्लस में होती है, क्षमता भी प्लस में होती है। भी बराबर प्लस एंड माइनस दोनों में होती है। और यहाँ पर याद रखेंगे U बराबर हमेशा माइनस में होती है। तो ये बताइएगा, उत्तल लेंस के फोकस की प्रकृति क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस जो होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो क्षमता भी क्या होगा? धनात्मक ही होती है। बातें समझ गए ना? हाँ, तो 1 नंबर नहीं बल्कि हमारा 2 नंबर। ये हमारा हो गया अवतल। ये क्या हो गया हमारा? तो कहिएगा अवतल लेंस होती है। ये कौन लेंस हो गया? अवतल लेंस होती है। तो बताइए भाई मेरे, इसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। ये हमारा, इसका नाम क्या हो गया हमारा? उत्तल लेंस होती है। उत्तल लेंस हमारा ये हो गया, ये हमारा अवतल लेंस होती है। यहाँ पर, यहाँ कौन लेंस हो गया? अवतल लेंस होती है। और इसका देखिएगा, तो इसका फोकस दूरी F बराबर माइनस में होती है, क्षमता भी माइनस में होती है। इसके बाद में आप लोग कह दीजिएगा U बराबर भी माइनस में होती है, और V बराबर भी माइनस में होती है। सब इसका माइनस में होती है, सब का सब यहाँ माइनस में होती है। यहाँ से प्रकाश की किरण आती है यहाँ से, तो ये बताइएगा ये सीधे यहाँ से ऊपर चली जाती है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से होकर गुजर रही है। तो ये बताइएगा, यहाँ पर इसका सब का सब क्या चीज़ में होती है? तो कहिएगा सब का सब इसका हमारा माइनस में हो गया हमारा। ये चलिए F होती है, सब इसका माइनस में होती है। ठीक है, हाँ। चिन्ह परिपाती है, साइन कन्वेंशन इसको कहा जाता है। लीजिए 13 नंबर में आइएगा। अगला सवाल है कि अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देती है? माने इंद्रधनुष के बीच वाला रंग पूछ रहा है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कौन रंग होते हैं? VIBG YOR VIBGYOR हो गया। अब बताइएगा, 3 गो इधर से छांट दीजिए आप लोग, एक दिन और बताए थे, और 3 गो इधर से छांट दीजिए। बीच वाला रंग यही है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। एक बात समझ लिख लीजिएगा, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में बनता है। तो बताइएगा सर, बीपीएससी के सेट का भी डिस्कशन करते हैं? हाँ, हम करते हैं, उसका भी करते हैं। चलिए, तो एक बात बताइएगा, बीच वाला रंग कौन होती है? ग्रीन का मतलब हरा हो गया, ग्रीन माने हरा हो गया ये। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। अगला है कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। तो बताइएगा, रेडियो एक्टिव डेटिंग इज ए प्रोसेस। रेडियो एक्टिव डेटिंग इज ए प्रोसेस जिससे क्या मापा जाता है? अब इसका पढ़कर जवाब दे दीजिए। देखिए, कुछ ऐसे चीज़ें होती है, कुछ की चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको पढ़ने के बाद खुद ब खुद आंसर झलकने लगता है। तो बताइएगा, चट्टानों की उम्र का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन के समस्थानिक C14 का, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए, चट्टान का रंग नहीं सर, कलर्स थोड़े, आपका चट्टानों का आपका ऑर्गेनाइज आपका संगठन नहीं, चट्टानों की उम्र का पता लगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? उसका नाम है ट्रिपल पॉइंट, नाम है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और जल का त्रिक बिंदु कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी
कभी कभी जल का त्रिक बिंदु पूछ दिया जाएगा कि जल का ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं। ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे तो क्या होती है, जल का त्रिक बिंदु जब पूछ दिया जाएगा तो 0.15 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन होती है। यही तो होती है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जल का त्रिक बिंदु होती है। कहिएगा क्वथनांक होती है, गलनांक होती है, हिमांक होती है, नहीं नहीं नहीं। तो कहिएगा हर एक द्रव का अपना बीपी होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट होती है, कितना पर वो जम जाता है। लेकिन ये ट्रिपल पॉइंट है वह तापमान जिस पर आपका पानी अपनी तीनों अवस्थाओं में होती है, ठोस, द्रव और गैस, तो उसको पानी का ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। और ये पानी का ट्रिपल पॉइंट ये होती है, अब इसमें से कोई नहीं है, ई नंबर ऑप्शन सही हो गया ना। हाँ, लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। भू प्रपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? हम लिख दे रहे हैं, कहिएगा भू प्रपटी में तत्वों का अगर क्रम पूछ दिया जाए तो क्या बोलिएगा? तो कहिएगा ओ सिलिकॉन, ओ एस आई, अल्फी काना। चलिए ये इतनी बातें याद रखिएगा, इतना ही में सब क्वेश्चन रहेगा। ये हमारा अधातु है, ये हमारा क्या है? उपधातु है, ये हमारा उपधातु है और ये सब का सब हमारा क्या है? धातु है। ये सब का सब हमारा धातु है। तो बता दीजिए आप लोगों का सही जवाब कौन सा आने वाली है? भू प्रपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व की बात किया जाए तो तत्व में तो सब आ जाएगा ना, तत्व में सब है ये। तो जब मेंशन नहीं है तो ऑक्सीजन है क्या? तो हाँ ऑक्सीजन तो है, तो ऑक्सीजन मार दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। हाँ ऑक्सीजन मार दीजिए आप यहाँ पर। अगला नंबर है, वह धातु जो अम्ल और अल्कली क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो क्या होगा? माने कि वह धातु जो अम्ल और अल्कली क्षार माने कि क्षार हो गया, क्षार से क्रिया करके जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है उसका नाम क्या है आपका? उसका नाम क्या है सर? तो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करेगा तो उसका नाम हो जाएगा हमारा, जरूर होगा वो उभयधर्मी होगा। वो क्या होगा? उभयधर्मी होती है, एम्फोटेरिक होगा। क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। तो कह रहा है कि वह धातु जो अम्ल और अल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो ये बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग उभयधर्मी की बात करते हैं, पहले समझ लीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये बताइएगा कौन कौन होती है? ZnO होती है, Al2O3 होती है। ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है। कहिएगा अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करती है, दोनों से क्रिया करती है, ये क्रिया करती है, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है। तो उसी का नाम ना है। तो ये बताइएगा जिंक होगा या नहीं तो एल्युमिनियम होगा? है कोई ऑप्शन? तो हाँ जिंक दिया हुआ है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। बातें समझ रहे हैं ना? आराम से स्मूथली बनाते चले जाइए, स्मूथ जितना बनाइएगा उतना ज्यादा फायदा करेगा। एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है उसको, एकदम स्मूथ बनाते चले जाना है, आपको स्मूथ करते चले जाना है यहाँ पर, ठीक ना। हाँ जी, लाइन बाय लाइन, थ्योरी प्लस MCQS। हाँ प्लस MCQS। चलिए देख, आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए, कल से एक NCERT की बैच आ रही है। आप लोगों का कुछ क्लास उसमें हमने कहा कि सर फ्री कर दिया जाए, तो कुछ क्लास आप लोगों का फ्री है। NCERT में आप लोग जरूर जुड़िए। कल 12 से 1 क्लास है, 12 से 1 क्लास है। और NCERT कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको ये सिखाऊंगा,
कैसे वहाँ से क्वेश्चन उठाई जाती है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा भी। लिखिए, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो बताइएगा, वायुमंडल में अगर कह दिया जाए तो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है ये आपका लगभग 78% होती है। लगभग कितना परसेंट? 78% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। और ये बताइएगा CO2 की मात्रा जो होती है लगभग 0.03% होती है। एक बात बताइएगा, सबसे कम मात्रा में कौन हो गया? अब यहीं पर अगर बात किया जाए कि हम लोग ये इनर्ट गैस आर्गन की बात करते हैं तो 0.9% होती है। और ये बताइएगा यहाँ पर इनर्ट गैस आर्गन की मात्रा 0.9% लगभग होती है। बातें समझ गए हैं ना यहाँ पर? तो एक बात बता दीजिएगा, वायुमंडल में जो आपका अगर जनरली देखा जाए तो यही ज़्यादा कर पूछता है। ये दोनों में बताइएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विलायक कौन होती है? तब विलायक हम लोग कहते हैं आपका नाइट्रोजन को कहते हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो कह रहे कि सबसे कम मात्रा किसका होती है? आर्गन का? नहीं, 0.9% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का? जी सर, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब क्या आने वाले हैं? निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहता है। तो सुनिए मेरी बात, ये क्लोरीन की बात करेंगे तो गैस अवस्था में रहेगा, यहाँ पर गैस रूप में रहेगा। ब्रोमीन हमारा रहेगा द्रव अधातु होती है, ये हमारा द्रव अधातु होती है। ये बताइए आयोडीन जो हमारा होती है ठोस फॉर्म में होती है। और सही जवाब कौन हो जाएगा? तो कहिएगा ये हमारा आयोडीन हो गया। और ये ऊर्ध्वपतिज पदार्थ है, ये कह दीजिएगा ऊर्ध्वपतिज पदार्थ में आती है। कौन पदार्थ? तो कहिएगा ऊर्ध्वपतिज पदार्थ आती है। इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेट सबस्टांस। सब्लिमेट सबस्टांस कहेंगे, सबस्टांस के बारे में हम लोग कहेंगे। ऊर्ध्वपतिज पदार्थ सब्लिमेट सबस्टांस होती है। कौन? आयोडीन। और बहुत है ऊर्ध्वपतिज पदार्थ में हमारा, और बहुत है। हाँ, और बहुत है ऊर्ध्वपतिज पदार्थ के अंतर्गत, और बहुत आएगा हमारा, ठीक ना? हाँ, ऊर्ध्वपतिज पदार्थ में और बहुत सारे आएंगे आपके, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा ऊर्ध्वपतिज पदार्थ सब्लिमेट सबस्टांस हमारा ये कौन कौन आती है? तो कहिएगा आयोडीन होती है। आयोडीन हो गया आपका, शुष्क बर्फ हो गया जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर नेप्थलीन हो गया हमारा, एंथ्रासीन हो गया। यहाँ पर हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया जिसको नौसादर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इत्यादि कर दीजिए यार, इत्यादि कर दो। कपूर भी लिख दो भाई, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाओगे, कहेंगे कि सर पॉपुलर कपूर है, कपूर की बात करते हैं, कैम्फर इत्यादि कर दीजिए। ऐसा पदार्थ है इसे गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है बिना द्रव अवस्था में आए हुए। चलिए 20 नंबर सवाल पर आइएगा। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो सीरा जो है ना, किसके उत्पादन के लिए कच्चा माल है? तो बताइएगा, सीरा जो होती है अल्कोहल, सीरा से शुद्ध अल्कोहल बनाई जाती है। सीरा से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। सीरा से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? अल्कोहल प्राप्त करते हैं, अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ये ग्लिसरीन क्या है? तो साबुन का उप उत्पाद है। ये साबुन का कहिएगा उप उत्पाद है हमारा, उप उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है हमारा। साबुन का बाई प्रोडक्ट है हमारा। यूरिया है क्या? तो कहिएगा नहीं सर, यूरिया नाइट्रोजनिक उर्वरक है। यूरिया कौन है? नाइट्रोजनिक उर्वरक में आती है। हमारे प्रश्न का सही जवाब सी नंबर आ गया। लीजिए भाई, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो बताइए, लौंग के तेल का इनमें से कौन एक प्रमुख घटक है? तो क्या बोलिएगा? कहिएगा मेंथोल। मेंथोल जो होती है पुदीना से प्राप्त किया जाता है। पुदीना हो गया, पुदीना से प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग जैसे गला उला का खराश उरास होती है ना, वहाँ पर माने औषधि के रूप में इसका यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग मिंट कहते हैं। मीठी पुदीना मिंट। और हाँ, यूजेनॉल,
लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक होती है? तो यूजेनॉल होती है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल ही होती है। क्या हमारा मिथेनॉल होती है? तो कहिएगा ये हमारा मिथाइल अल्कोहल होती है, ये हमारा अल्कोहल है। मिथेनॉल क्या है? मिथाइल अल्कोहल है। और ये कहिएगा जहरीला अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल है। ये कहिएगा मिथाइल अल्कोहल होती है, ये हमारा जहरीला होती है। और आपको अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए, अल्कोहल को विकृतीकृत करने के लिए, हम लोग डीनेचर्ड करने के लिए आपका उसमें मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं। हमारे प्रश्न का लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? तो यूजेनॉल है। और मेंथॉल किससे प्राप्त किया जाता है? पुदीना से। पुदीना से प्राप्त होती है, ये पुदीना से प्राप्त किया जाता है। और बताइए यूजेनॉल किससे? तो कहिएगा यूजेनॉल लौंग के तेल का प्रमुख घटक हो गया ये। लीजिए देखिए भाई, ये आप लोगों का 21 सेट नंबर 221 से 240 तक आप लोगों का चल रही है ये। और अभी आप लोगों का कितना है? 232 नंबर सेट चल रही है। कितना? 232 नंबर सेट चल रही है। अभी भी आप लोगों का इसमें 8 सेट बाकी है, ठीक ना? आराम से पढ़िए, मैं उस चीज को पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में छपती है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित उर्वरक है? इसमें कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो लो भाई, यूरिया कह रहा है। कैन होना चाहिए, कैन। यूरिया है हमारा, तो यूरिया हमारा बताइए मिश्रित उर्वरक में आती है। यूरिया हमारा सूत्र होती है NH2CO NH2 होती है। यहाँ पर अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होती है? तो कहिएगा NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 होती है, अमोनियम सल्फेट हो गया। और यहाँ पर हमारा कैन दिया हुआ है, कैन होना चाहिए, कैन होगा, यहाँ पर कैन हो जाएगी, यहाँ पर कैन। तो एक बात बताइएगा, इसमें मिश्रित उर्वरक का मतलब क्या होती है? मिश्रित उर्वरक का मतलब क्या होती है? सबसे पहली बात है आप लोग बता दीजिए तो मिश्रित उर्वरक में क्या होती है? क्या है मिश्रित उर्वरक? व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड फर्टिलाइजर, कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर? अरे बाबा, मिश्रित उर्वरक में कह रहा है। अरे मेरे भाई, मिश्रित उर्वरक ना कह रहा है यार। तो बताइएगा मिश्रित अमोनियम अगर पूछ दिया जाए कि अमोनियम सुपर फॉस्फेट हो सकती है, नाइट्रोजन फॉस्फेट हो सकती है। मिश्रित उर्वरक वो होते हैं जिनमें पौधों के लिए एक से अधिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एक साथ मिले। तो कहिएगा जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एक साथ मिलती है तो मिश्रित उर्वरक में, कहिएगा मिश्रित उर्वरक की बात करते हैं तो वो होती है हमारा NPK होती है, जिसमें तीनों एक साथ मिलती है, वही ना मिश्रित उर्वरक होती है। तो कौन हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगी। इसका सही जवाब नन ऑफ दीज हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगी। अगला है कि निम्नलिखित में सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, मतलब कि इवोल्यूशन का सिद्धांत। फादर ऑफ इवोल्यूशन किसको कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। सही बात है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, गलत हो गया। ये विखंडन होगा तो सही होगा, ये गलत हो गया यहाँ पर। ये बताइएगा ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सही बात तो है। शुष्क बर्फ को हम लोग, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। शुष्क बर्फ जो होती है, ड्राई आइस जो होती है, शुष्क बर्फ जो होती है ना, शुष्क बर्फ को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए शुष्क बर्फ की बात करते हैं, शुष्क बर्फ बराबर होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस CO2 होती है। और ये हमारा ऊर्ध्वपतिज पदार्थ है, ये हमारा ऊर्ध्वपतिज पदार्थ में आती है, सब्लिमेट सबस्टांस में आती है। इसी को कहते हैं सब्लिमेट सबस्टांस होती है, सबस्टांस होती है, ये सब्लिमेट सबस्टांस में आती है। तो बताइएगा ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक कौन इसमें सही नहीं है? तो बी नंबर हमारा सही नहीं है। बी नंबर गलत हो गया ना? हाँ, बी नंबर गलत हो गई। यहाँ पर आराम से पढ़िए आप लोग। लीजिए इसको मिला दीजिएगा। मिलाना क्या है? तो आप लोगों को देखिए ना, ऐसा मिलान करने वाला रहे ना तो बहुत आसान होती है, बहुत आसान हो जाती है।
तब बताइए एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का गुण किस में? सोडियम क्या है हमारा? सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। चलिए एक बात समझ गए, जर्मन सिल्वर जो होती है, जर्मन सिल्वर, तो लो भाई एक मिश्र धातु है, कहिएगा कि आपका ये मिश्र धातु होती है, तो ये हमारा Cu प्लस Zn प्लस किसका होती है? निकेल का होती है। ये हमारा मिश्र धातु होती है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में आती है, Ly हो गया हमारा। अब बताइएगा जर्मन सिल्वर क्या है हमारा? तो कहिएगा सर ये मिश्र धातु है, इसकी मूलका 2 से कर दीजिएगा। ये हमारा सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में तो इसकी मूलका 4 से कर दीजिएगा। बोरिक अम्ल क्या है हमारा? तो बोरिक अम्ल हमारा क्या है? एंटीसेप्टिक है। तो कहिएगा कि सर बोरिक अम्ल की बात करेंगे तो देखिए 2 का B का 4 और D का 2, B का हमारा क्या है? 4 है, B का 4 है और D का 2 है। तो बताइएगा D का 2 है। तो आपके प्रश्न में कोई है ऐसा, अगर 2 को मिल गया तो बाकी पर सोचने के लिए आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगी। B का कह रहा है 4, तो B का 4 हो गया और D का कितना कह रहा है? 2 कह रहा है। तो भाई ये तो हो गया, इसका मतलब 1 का 3 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 का मतलब एनाल्जेसिक होती है। मॉर्फिन क्या है हमारा? एनाल्जेसिक होती है, मॉर्फिन होती है, एनाल्जेसिक होती है। सही जवाब हो गया, 3 नंबर हो गया। और यहाँ बोरिक अम्ल क्या है? एंटीसेप्टिक होती है, 1 नंबर हो गया बोरिक अम्ल। तो एक बात बता दीजिएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, एकदम सी नंबर ऑप्शन सही है। तो मिलान करने वाला तो बहुत आसान हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। ऑक्टेन संख्या किसकी माप है? सुनिए, आपका हम लोग लिख रहे हैं पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या में, ऑक्टेन OCTN ऑक्टेन नंबर में व्यक्त की जाती है, ऑक्टेन नंबर में व्यक्त की जाती है। और याद रखेंगे ऑक्टेन संख्या जितना ज्यादा होती है उसमें नोकिंग उतना ही कम होती है। तो अधिक ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल जो होती है ना, आपका ऑक्टेन संख्या जितना ज्यादा उतना ही नॉकिंग कम होती है और उतना अच्छा क्वालिटी का ईंधन होती है। नॉकिंग की बात करते हैं, मिलेगा आप लोगों को, मिलेगी KNOCKING, नॉकिंग जो होती है जिसको अपस्फोटन कहते हैं, और ये ऑक्टेन नंबर का उल्टा होती है, ऑक्टेन नंबर। और बताइएगा ऑक्टेन नंबर को ही ना बढ़ाने के लिए पेट्रोल में TEL का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? TEL का प्रयोग करते हैं। ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए हम लोग पेट्रोल में TEL का प्रयोग करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग करते हैं। कहिएगा टेट्रा इथाइल लेड जो होती है, टेट्रा इथाइल लेड जिसको हम लोग TEL कहते हैं, ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देती है, ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देती है, ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देती है, ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देती है और अच्छा ईंधन, अच्छा पेट्रोल। बताइएगा TEL, जिस ईंधन का ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होता है उसमें नॉकिंग उतनी ही कम होती है, वो उसको अच्छा ईंधन माना जाता है। बात समझ गए ना? अब एक बात बताइएगा, डीजल की गुणवत्ता को C10 नंबर में व्यक्त की जाती है। डीजल की गुणवत्ता को यहाँ लिख दे रहे हैं, डीजल की गुणवत्ता को C10 नंबर में व्यक्त की जाती है, C10 नंबर में व्यक्त की जाती है, C10 नंबर में व्यक्त की जाती है, नंबर में व्यक्त की जाती है, C10 नंबर में व्यक्त की जाती है। चलिए बातें क्लियर हो गई। डीजल की गुणवत्ता को C10 नंबर में व्यक्त की जाती है।
तो ऑक्टेन नंबर की गुणवत्ता पेट्रोल की होती है। किसकी होती है? पेट्रोल की। और याद रखेंगे आपका, हाँ सर, नोकिंग जिस इनवर्जली प्रोपोर्शनल, हाँ सर, अरे यार हम जो बतला रहे हैं पढ़ लीजिए। क्या मैं आपको अच्छा कैसा डिस्कशन लग रही है बताइए पहले आप लोग। मैं आज से नहीं, मुझे पढ़ाते हुए 23 साल हो गए और हम 23 साल में ऐसे प्रश्नों से बहुत बार गुजरे हैं, बहुत बार। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमारी आंखों के सामने से नहीं गुजरा है। मैं एक दो डिस्कशन नहीं, मैं बहुत डिस्कशन करवाता हूं, ठीक है। हाँ, अब लीजिए आप लोग बना दिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या होती है? प्रयुक्त ईंधन क्या है? डीजल की वाष्प और वायु। कह रहे कि डीजल की वाष्प और वायु, केवल डीजल, केवल डीजल। डीजल और पेट्रोल का मिश्रण गलत हो गया। एक बात बताइएगा, डीजल इंजन में ईंधन का दहन, पहली बातें समझ लीजिएगा। डीजल इंजन में ईंधन का जो दहन होती है, ईंधन का दहन संपीड़न से होती है, कंप्रेशन से, संपीड़न से होती है, दबाव से होती है, संपीड़न से होती है। जबकि पेट्रोल इंजन में ईंधन का दहन स्पार्क प्लग से होती है। कहिएगा, पेट्रोल इंजन में ईंधन का दहन जो होती है स्पार्क प्लग से होती है, स्पार्क प्लग से होती है। कौन प्लग सर? स्पार्क प्लग से होती है। तो बताइएगा यहाँ पर, तो ये तो कहानी भाई दोनों कैंसिल हो जाने वाली है, सी नंबर तो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ मामला फंस जाएगी। डीजल की वाष्प, हाँ भाई जलेगा, वहां पर भाप बनती है ना, भाप। डीजल की, केवल डीजल तो नहीं होगा, वाष्प और वायु होगा। वाष्प और वायु, किसी भी ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीकारक चाहिए ना, हाँ ऑक्सीकारक चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, एकदम सही जवाब हो गया। लीजिए अगला नंबर पर आते हैं, मिलान करना है। ये तो बहुत है, चुटकी बजाइए। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। 3 नंबर हो गया। वंशागति, इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो जेनेटिक्स कहा जाता है। इसकी मुलाकात हमारा किससे होगा? 4 नंबर से होने वाली है। पर्यावरण, आपका जीव जंतु और वातावरण के बीच के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहते हैं। इसकी मुलाकात 2 से कर देना है। जीवाश्म के लिए बताइए तो भाई यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ 1 नंबर हो जाएगी। यहाँ पर तो कितना नंबर? 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 हो गया। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, 3 4 2 1 हो गया ना। हाँ लीजिए, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज क्या है? जीवाणु भोजी का मतलब बैक्टीरियोफेज की बात किया जा रहा है। ये बैक्टीरियोफेज क्या होती है? जीवाणु भोजी एक वायरस होती है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होती है। कहिएगा एक वायरस है, कहिएगा एक वायरस होती है, एक वायरस है, एक वायरस है, एक वायरस है। आनुवांशिक पदार्थ इसका क्या होती है? एक वायरस है। ये आनुवांशिक पदार्थ जो होती है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पदार्थ जो होती है इसका डीएनए होती है। क्या होती है इसका? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होती है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होती है? तो डीएनए होती है। बैक्टीरियोफेज होती है जिसको जीवाणु भोजी कहा जाता है, ठीक ना। और इसी के कारण आपका बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा का पानी शुद्ध होता है। गंगा के पानी को शुद्ध करता है ये। कहिए गंगा के पानी को शुद्ध करता है। गंगा के पानी को शुद्ध करता है, ये शुद्ध करता है। गंगा के पानी को शुद्ध करता है। कौन? हमारा नाम है उसका क्या? बैक्टीरियोफेज, माने जीवाणु भोजी कहा जाता है। जीवाणु भोजी, पूंछ युक्त जीवाणु, नवनिर्मित जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु। मतलब ये होती है कि विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु नहीं है, विषाणु को संक्रमित करने वाला हमारा जीवाणु थोड़े है। ये गलत हो गया।
अगर विषाणु रहता तो सही हो जाता, जीवाणु को नहीं, जीवाणु को संक्रमित करने वाला, जीवाणु को संक्रमित करने वाला वायरस हो जाता, जीवाणु को संक्रमित करने वाला, इसके जगह पर ये आ जाता और इसके जगह पर वो चला जाता तो सही हो जाता। इनमें से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन सही है। अच्छा सवाल था, मोस्ट VVI सवाल था ये, एकदम गर्दा सवाल था भाई, इसमें तो चारों खाने चीत हो जा रहे हैं आप लोग। लीजिए, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, कुनैन का नाम सुने हैं ना, कुनैन को सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना क्या है, जिम्नोस्पर्म है कि एंजियोस्पर्म है, तो कह दीजिएगा सर ये जिम्नोस्पर्म में आती है। किस में आती है हमारा, तो कहिएगा कि ये हमारा नहीं, एंजियोस्पर्म में आती है, जिम्नोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म में आती है, एंजियोस्पर्म में आती है, ये हमारा एंजियोस्पर्म होती है। आवृत बीजी होती है, आवृत बीजी, और याद रखेंगे सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है, कुनैन सिनकोना की छाल से, सिनकोना क्या है हमारा, एंजियोस्पर्म, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, तथा इसका उपयोग मलेरिया के दवा के रूप में किया जाता है तथा इसका उपयोग मलेरिया के दवा के रूप में किया जाता है, दवा के रूप में किया जाता है, दवा के रूप में किया जाता है। चलिए बातें हो गई क्लियर, ये रहा आपका, ये रहा आंसर, ये रहा आपके प्रश्न का जवाब। सर इंग्लिश में भी सही, इंग्लिश में भी क्वेश्चन का आंसर सही है, दिखाइए क्या है भाई हमारा, कुनैन which is a major drugs for malaria is obtained from plants। हाँ, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पादप से, फ्रॉम पादप बैक्टीरिया से, ईस्ट से, इनमें से ठीक तो है सर, इंग्लिश में भी तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लीजिए आगे नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। अब अगला है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है, तो बताइए। इसका जवाब तो सरकार मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग तो भाई कुछ नहीं सांप के बारे में जरूर जानते हैं आप लोग, कुछ क्वेश्चन है ना जो आप लोग हमसे बेटर बता सकते हैं, तो बता दीजिए आप लोग इसका। तो सांप खाने वाला सांप कौन है, सांप खाने वाला सांप कौन है इसमें से, करैत, करैत भाई, सांप से तो हमको बहुत डर लगता है यार, मरा हुआ सांप हम देख लेते हैं तो हम वहां नहीं जा पाएंगे। अरे यार वो बच्चा सबका सांप आता है नहीं, प्लास्टिक वाला, हमको तो बहुत डर लगता है सांप से। आप लोगों का फीलिंग्स क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन सर, हाँ प्रीवियस ईयर सब बनेगी आपसे, मैं जितना डिस्कशन दे रहा हूँ ना उतना बनाइएगा, काफी है, हम करा देंगे, सब करवा देंगे। करैत नहीं सर, आपका रसल प्रिदाकू नहीं, नागराज जो है ना इसको सांप खाने वाला सांप कहते हैं, इसको हम लोग सांप खाने वाला सांप कहते हैं, सांप खाने वाला सांप कहलाता है ये, सांप खाने वाला बेचारा सांप है ये नागराज। कौन है हमारा, नागराज, नागराज को कहेंगे, कितना किसको कहेंगे, नागराज को। 28 नंबर क्या है सर, 28 नंबर नहीं बना, वो तो गया, 28 नंबर का तो बना दिए आपको, हम बता दिए हम। लीजिए 30 के बाद 31 नंबर पर आइएगा। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, कौन सा जीवित ऊतक, भाई जीवित ऊतक की बात किया जा रहा है जो उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक, पोषण का वहन कौन करता है, भोजन का, तो ये जाइलम जो होती है ना, जाइलम जो होती है जल और खनिज लवण का, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है, खनिज लवण का परिवहन करता है, ये परिवहन करता है, ये फ्लोएम जो होती है ना, ये कह दीजिएगा पोषक तत्वों का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, परिवहन करता है ये। और जाइलम और फ्लोएम जो होती है ना, दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आती है और दोनों मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है। कौन बंडल का, संवहन बंडल का निर्माण करता है। बी नंबर ऑप्शन सही है।
सहतूत का फल। अरे सहतूत माने क्या होती है आप लोग बताइए। गांव में आप लोग तूत खाए हैं? तूत, अरे यार तूत जो आपका इतना छोटा सा रहता है और वो एकदम काला टाइप का हो जाता है पकने के बाद। सहतूत, मालबेरी, मालबेरी मालबेरी। और इसी पर ना रेशम, कि आपका रेशम पैदा करने वाला कीड़े इसी पर निवास करते हैं, सहतूत के ही पर, सहतूत पर ही निवास करते हैं। खाए हैं आप लोग? फूड तो कहिएगा सहतूत का फल क्या है? तो उसी को कहते हैं आपका सोरोसिस कहा जाता है। सोरोसिस का नाम दिया गया है। आपका साइकोनस नहीं सर, एकदम 1 नंबर ऑप्शन सही है। सहतूत के फल को, सहतूत माने तूत होती है, तूत कहा जाता है उसको, तूत कहा जाता है। हाँ, रेडिश ब्लैक होती है। हाँ, तूत खाए हैं भाई? हम तो भाई बहुत खाए हैं, हम तो बहुत खाए हैं। पहले बचपन में ना, जब हम 6ठा-7वां में थे, जब स्कूल पढ़ने जाते थे अपने गांव के बगल के स्कूल में, तो एगो बगल में तूत का पेड़ था भाई। कच्चा खट्टा लगता था, कच्चा कच्चा खाने पर नहीं, हाँ खट्टा लगता था, बाप रे बाप। उसका चटनी मम्मी पीस कर देती थी, मेरी माँ जो है ना चटनी पीस कर देती थी उसका, बाप रे बाप भाई गजबे लगता था यार। हाँ ठीक ना, हाँ बहुत अच्छा लगता था। अब कहाँ रहा सर। बैर के पेड़ पर जाकर बैर खाते थे, बेल का पेड़ पर जाकर बेल लक्सी से तोड़ते थे, आम तोड़ लेते थे। क्या यार, बचपन की वो यादें बहुत रुलाती है, बहुत सताती है। कहाँ आकर फंस गए। लोग कहता नहीं है कि नौकरी वाला भी कहता है कि कहाँ आकर फंस गए। आप लोग भी नौकरी कीजिएगा, टीचर बनिएगा तो आप लोग को भी ड्यूटी बन जाएगा। सरकार जो है ना, बिहार सरकार एकदम लगा दिया है, ऐप लगा दिया है कि एकदम 9 साढ़े 9 बजे पहुंचना है और 4 बजे वहां से आना है, समझ गए ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, जिंदगी है यार, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रगल बढ़ते जाएगी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, बताइएगा श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में? तो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तब बताइएगा श्वसन की बात करते हैं तो हम लोग C6H12O6 होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ये टूटता है एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये देता है CO2 देता है, H2O देता है और उसके बाद में हमारा ATP के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो ये ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। वो दिन कहाँ है यार, वो दिन अब नहीं रहा, वो दिन एकदम नहीं रहा। अब क्या करिएगा, आप लोग अपने में बिजी है, सब लोग अपने अपने में बिजी है। चलिए एकदम यहाँ पर हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम कह दे रहे हैं, यहाँ पर अगर 6 कर दे रहे हैं, 6 कर दीजिए तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 6 18, 6 दूना 12, 6 18, यही हो गया। तब बताइए किस रूप में मिलती है? तो इसी को कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पायरेशन कहा जाता है, रेस्पायरेशन कहते हैं। और यहाँ क्या मिलती है? CO2, H2O और ATP के रूप में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। चलिए बन गया यहाँ पर हमारा, कौन नंबर हो गया? B नंबर ऑप्शन से ही है सर जी। यहाँ पर लीजिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? आप बताइए। कोई छोटा बच्चा है, समझना है बातों को। देखिए छोटा बच्चा है, एक हमारे कौन कौन है, हमारे कृष्णा हो गए, बिहारी सिंह हो गए, यहाँ पर आपका अमृता कुमारी जी हो गए, सुबोध कुमार हो गए। अरे भाई आप लोग लगे हुए हैं, अच्छी बात है। देखिए आपसे कहेंगे कि छोटा बच्चा, आप समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कर समझने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे तो भाई थोड़ा वक्त लग जाएगी ना। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, तो उसकी मम्मी जानते हैं उसके लिए दाल का पानी रखती है, याद है कि नहीं है बताइए? छोटा बच्चा को उसकी मम्मी ना एक ही गिलास दाल का पानी पिलाती है, काहेला? ताकि वो जल्दी जल्दी बढ़े। तो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? हमारे शरीर को बनाता कौन है? तो कहिएगा कि प्रोटीन बनाता है। कहिएगा हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक
शरीर का BUILDING बिल्डिंग ब्लॉक की बात करते हैं तो ये हमारा प्रोटीन होती है। कौन होती है? प्रोटीन होती है। और बताइएगा सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो फैट से प्राप्त होती है। तत्कालिक ऊर्जा कौन देती है? तो कहिएगा कि हमारा तत्कालिक ऊर्जा कौन देती है? तो कार्बोहाइड्रेट। तत्कालिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से। तत्कालिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट अधिक ऊर्जा उत्पादन होती है फैट के ऑक्सीडेशन से, फैट से। कहिएगा अधिक ऊर्जा मिलती है किससे? अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अधिक ऊर्जा फैट से प्राप्त होती है। लिख दो भाई, काहे लगी लंबा चौड़ा करो। अधिक ऊर्जा फैट से प्राप्त होती है, फैट से प्राप्त होती है। सही जवाब बन गया हमारा, फैट से प्राप्त होती है। आपके सवाल का सही जवाब। विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देती है, नो ऊर्जा, पचने के बाद कोई ऊर्जा नहीं प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान मुक्त नहीं करती, ऊर्जा नहीं देती है, ऊर्जा नहीं देती है। कौन? विटामिन ऊर्जा नहीं देती है। ये ऊर्जा नहीं, प्रोटीन भी देगा, फैट भी देगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट भी देगा। बातें समझ गए ना? लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का प्रमुख और महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बताइएगा समुद्री घास में क्या पाई जाती है? हाँ फैट में 9 किलो कैलोरी में कर दीजिए, जूल में नहीं कीजिए, ठीक ना? हाँ आपका, हाँ ठीक है। तो बताइएगा समुद्री घास में आपका आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो बताइए समुद्री घास लैमिनेरिया में आयोडीन पाई जाती है। किस में पाई जाती है? लैमिनेरिया में आयोडीन पाई जाती है। समुद्री घास लैमिनेरिया में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन? सही है, कहिएगा लैमिनेरिया। बताइएगा समुद्री घास लैमिनेरिया में क्या मात्रा होती है? किसकी मात्रा ज्यादा होती है? तो कहिएगा आयोडीन सबसे ज्यादा होती है। समुद्री घास लैमिनेरिया में आयोडीन सबसे अधिक मात्रा में होती है। समझ गए बातें? हाँ एकदम सही बातें समझ गई। लैमिनेरिया होती है। केल्प जिसको कहा जाता है, केल्प, KELP, केल्प के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये देखिए 221 से 240 हो रही है ना? तो ये अभी सेट नंबर 32 चल रही है ना, तभी इसमें बाकी है, बहुत जान बाकी है इसमें। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। रुधिर में क्या, रुधिर के क्या कार्य, रुधिर शरीर में क्या कार्य करता है? रुधिर जो है ब्लड जो है शरीर में क्या काम करता है? तो कहिएगा कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, पूरे शरीर में हार्मोन्स का परिवहन करता है, क्योंकि जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो अपना सेक्रेशन जो है प्लाज्मा में डालता है। प्लाज्मा में तो कहिएगा तरल बनाता है? नहीं सर, खुद तरल तो होता है, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट होती है। भोजन पाचन में सहायक करती है? तो नहीं सर, 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन का जवाब। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव मस्तिष्क हृदय की गति को कंट्रोल करता है। सही बात तो है, हृदय की गति को भी कंट्रोल करती है। सही है कि गलत है? ये पहले पढ़ लीजिए इसका। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। जब आप बता दीजिएगा तो सही बात तो है। कहिएगा मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लंगाटा नामक आपका हिस्सा होती है, हृदय और आपका रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होती है। मेडुला ऑब्लंगाटा ये आपका मस्तिष्क का भाग होता है। मेडुला यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो बताइएगा संतुलन का केंद्र कौन होती है? सेरिब्रम की सेरिबेलम? कह दीजिएगा संतुलन का केंद्र होती है। संतुलन का केंद्र जो होती है ना, ये हमारा ये संतुलन का
संतुलन का केंद्र होती है सेरिबेलम। सेरिबेलम होती है, ये कह दीजिएगा हिंड ब्रेन का हिस्सा होती है, हिंड ब्रेन का हिस्सा होती है ये। और ये जो होती है यहाँ पर ये हृदय गति को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करती है, दोनों का दोनों सही है। लीजिए आप लोगों की ये सवाल, डीएनए में मौजूद शर्करा कौन होती है? डीएनए में मौजूद शर्करा की बात कह रहा है। डीएनए की बात करते हैं तो हम लोग इसको कह देते हैं डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो इसमें शर्करा जो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज होती है, डीऑक्सी राइबोज होती है। सी डबल ऑप्शन सही हो गया हमारा। चलिए फर्स्ट आपका लास्ट के पहले हो गया। अगला है कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो, अरे यार मूत्र में अगर एल्बुमिन आ रहा है तो खतरनाक है सर, किडनी में किडनी प्रभावित है। अगर मूत्र में यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो ऐसे व्यक्ति में निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? बाप रे बाप, अगर आपका यहाँ पर टेस्ट हो रही है और एल्बुमिन की मात्रा अगर आ रही है तो समझिएगा कि भैया यदि आपके मूत्र में एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है, आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी ठीक से आपका रक्त को फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही है। किडनी रक्त को फिल्ट्रेट सही ढंग से नहीं कर पा रही है, माने किडनी आपका प्रभावित है। अरे रे 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 गजब का। ये रहा आपका सही जवाब। और आज का गुड नाइट क्वेश्चन, आज का आप लोग का गुड नाइट क्वेश्चन है सर। अच्छा लगे तो एक बार जरूर आप लोग क्लास के बाद कमेंट्स कीजिएगा जरूर आप लोग, ठीक ना। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है? तो बता दीजिए फटाफट। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है और किसके कारण होता है? तो चलिए भाई एक बात बता दीजिएगा, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन होती है? तो आप लोग सही जवाब दे दीजिएगा कौन सा आने वाली है। कितने आदमी, कितने हमारे योद्धा लोगों का जवाब आया? तो भाई बता दीजिए एकदम सही जवाब हो गया मूंगफली। तो बता दीजिए कौन सा होने वाली है इसका सही जवाब? तो कहिएगा टिक्का रोग होती है। कौन रोग होती है? टिक्का रोग होती है। एक बार आप लोग कमेंट्स में जरूर, आप लोग जितने भी अभी लाइव हैं, आप लोग, हम सब लोगों का लाइव देखना चाहते हैं कि कितने आदमी एक्टिव हैं। जरूर आप लोग रिव्यू दीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद रिव्यू दीजिएगा। क्लास खत्म होगा ना तब आप लोग रिव्यू दीजिएगा, तब हम समझेंगे कि आप लोग एक्टिव हैं, आप लोग एक्टिव हैं। ओके, थैंक यू, सभी को नमस्कार। हाँ, किडनी स्टोन तो भाई वहाँ पर कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है, पालक ज़्यादा खाते हैं, टमाटर ज़्यादा खाते हैं, तब आपको वो होती है। सब क्वेश्चन आपको हम एक मोड़ पर जरूर दिखाएंगे। क्लास खत्म होने के बाद, लाइव खत्म होने के बाद कमेंट्स दीजिएगा, तब वो आपका कमेंट सेक्शन में हमको भी दिखाई देगा। थैंक यू।